बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव के ऐलान के बाद देखिए हेमंता का यतो धर्मस्ततो जयः, उनका तो एकदम एजेंडा क्लियर है। अगर कोई असम से हमारे साथ जुड़ता है तो जरूर बताइएगा। संगीत जी, उनका तो एकदम क्लियर है मामला। देखिए, बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हेमंता विश्व शर्मा एकदम बाकी आपने कहा जो एक बिल्कुल सही है कि कौन वोट हमको दे रहा है, कौन वोट नहीं दे रहा है। उनसे पूछा गया कि भाई यदि आप मियाँ कहते हैं तो किसके लिए कहते हैं, तो उन्होंने कहा तो जरूर कि हम जो बांग्लादेशी घुसपैठ करके आ गए हैं मुसलमान उनके लिए, लेकिन उनको पता है। एक और दूसरा प्रतिपूरक प्रश्न उनसे पूछा गया कि क्या आपको मुसलमान वोट दे देगा, तो कहा कलेजा दे सकता है, नहीं, खून दे सकता। आप फिर मिसकोट कर रहे हैं। मैंने ही सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि वो लोग मुझे कहते हैं कि दादा अगर किडनी चाहिए तो बोलो किडनी दे देगा, लेकिन तुमको वोट नहीं देगा। ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो मैं उसी को उसका सार उपसंहार बता रहा हूँ। आपने जो पूछा हो वो अलग बात है। तो उनका क्लैरिटी बहुत क्लियर, वो बहुत क्लैरिटी है उनके पास कि हमको कौन वोट करने जा रहा है। अच्छा, 2024 का हमने आंकड़ा देखा है बूथ वाइज, जहां पर 100% मुस्लिम वोटर्स हैं, उसका आंकड़ा देखा मैंने निकाल करके, तो वहां भारतीय जनता पार्टी को 2, 3, 5, 7, 8, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आसाम के अंदर मुस्लिम मतदाता जो उनका शायद काडर भी है, वो भी उनके लिए वोट करता है या नहीं करता है। ये मेरे पास आंकड़े हैं। जहां धर्म है वहां जीत है, हेमंता बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं। ये पहला बयान है उनका। और संजय जी, उनको ये पता है कि किस आधार पर वो ये चुनाव जीतेंगे। लेकिन असम जो भी जाता है, चुनाव कवर करता है, वो ये जानता है कि लोगों में चिंताएं हैं। वहां पर डेमोग्राफी चेंज को लेकर लोगों में चिंताएं हैं। डुबरी से लेकर अनेकों ऐसे वहां पर जिले हैं जहां पर आपको क्लैरिटी से दिखता है कि पूरा जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो गया है। वो विजुअली दिखता है। हाँ अंजना जी, कई बार हम देखते हैं कि नेता या पार्टियां ऐसे मुद्दे उठाती हैं जिसका जनता से सरोकार नहीं होता है, लेकिन असम में ये बात नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, जो कहते हैं घुसपैठियों का मुद्दा है, वो उस मुद्दे का सरोकार जनता से है। आप शहरों में, गाँव में, अलग अलग इलाकों में अगर लोगों से बात करें तो लोगों के बीच में चिंताएं हैं, और वो कहते हैं कि भाई डेमोग्राफिक बदल रही है और अब जो हिंदू जो है वो कुछ ही समय में, कुछ सालों में माइनॉरिटी में आ जाएगा। तो ये बड़ी चिंता है, और इस चिंता को एक तरह से हेमंत बिश्व शर्मा रिप्रेजेंट करते हैं। बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर हमारी पार्टी की सरकार रही तो हम इस मुद्दे को, इस समस्या को का समाधान करने के लिए जोर लगा रहे हैं और आगे जोर लगाते रहेंगे। तो जनता से सरोकार बनाने में निश्चित रूप से हेमंत बिश्व शर्मा की तुलना में असम में आपको कोई दूसरा नेता, या अगर हम बीजेपी की भी बात करें या दूसरी पार्टियों की भी बात करें, ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। शशि जी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, हेमंत बिश्व शर्मा ठीक है धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा अपने सत्ता धर्म का भी पूरा अनुपालन करते हैं। आप उनके इस उसको छोड़ दीजिए, तो उनके जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, उन्होंने जो महिलाओं के जिन कार्यक्रमों को बल दिया, मुझे ऐसा लगता है कि एज ए मुख्यमंत्री भी उनका काम बहुत संतोषजनक है। तो बिना डिलीवरी के सिर्फ धर्म के नाम पर कोई चुनाव जीत नहीं सकता, ये बिल्कुल तय बात है। तो वो जो आज उनकी जो भी। शशि जी, क्या आप जानते हैं कि जो बिहार में पैसा दिया जा रहा था महिलाओं को, वो उसके मास्टरमाइंड, मतलब जो मास्टर ब्रेन कह लीजिए, वो यही साहब थे। और इस बार उन्होंने क्या किया है, 4 महीने का जो 1250 रुपया देते हैं प्लस बिहू का बोनस 9-9 हजार रुपए 40 लाख महिलाओं को भी पहुंच गया है। ये अंजना चुनाव जिताने की सही कुंजी भले ही साबित हो, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक चिंता बड़ी वाजिब है, और वो ये है कि भाई इससे भट्टा बैठ जाएगा अगर यही हाल रहा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हर राज्य में यही चल गया है। हर राज्य में चल गया है। सिंपल इजी रास्ता लोगों को दिख रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स के बराबर या उससे ज्यादा है। तो ऐसे में उनको लगता है कि सीधे हाथ में पैसा दीजिए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कौशिक डेका भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिजू दत्ता भी हमारे साथ, प्रवक्ता टीएमसी के जुड़ गए, मीता चक्रवर्ती हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। बीजेपी की तरफ से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, अगर कोई मिलता है तो उसको भी कनेक्ट कीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े और बंगाल पर चर्चा करें, कौशिक जल्दी से एक छोटा सा रिस्पॉन्स। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि जहां धर्म वहां जीत, उनका एजेंडा और कार्ड एकदम क्लियर है। बिल्कुल, ये क्लैरिटी ऑफ थॉट ही इनके अभी तक के सक्सेस की वजह है। और अभी मैं सुन रहा था, हेमंत बिस्वा शर्मा के जो आकलन हो रहे हैं वो पिछले 5 साल या 10 साल के हो रहे हैं,
लेकिन असम के जनता उन्हें पिछले 20 साल से देख रहे हैं। जब से उसने जब कांग्रेस में थे, एक जूनियर मंत्री के तौर पे सत्ता संभाला था, फिर हेल्थ मिनिस्टर बने, फिर एजुकेशन मिनिस्टर बने, तो बाकी सब बातें एक तरफ रख दीजिए। हिमंता बिश्वा शर्मा की जो डिलीवरेंस है, सर्विस डिलीवरी या परफॉर्मेंस एज ए मिनिस्टर है, ये ट्रैक रिकॉर्ड जो है ये लोगों को एक भरोसा दिलवाता है, और इसी के वजह से वो जो भी कहते हैं लोगों को भरोसा होता है कि वो करके दिखाएगा। तो जब ये घुसपैठी की बात, ये तो पुरानी बात नहीं है, 70 के समय से ये घुसपैठियों का जो मामला है असम में चल रहा है। असम आंदोलन हुआ था 1979 से 83 तक, एकॉर्ड हुआ, ये सब कुछ हुआ, और घुसपैठियों का कोई समाधान अभी तक हुआ नहीं, अभी भी हुआ नहीं है, अभी भी बहुत कुछ करना है। लेकिन लोगों को ये भरोसा है कि शायद अब जो हिमंता बिश्वा शर्मा बोल रहे हैं ये देखने को मिलेगा 5 साल 10 साल बाद कितना कुछ कर पाते हैं, कितना इस नैरेटिव से इलेक्शन जीत पाते हैं, कितनी बार। लेकिन इस बार ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको बहुत सही तरीके से हिमंता बिश्वा शर्मा ने इसको एक पोलराइजिंग नैरेटिव भी क्रिएट किया है। अभी एक सवाल आया था मेरी तरफ कि असमिया मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम की जो डिफरेंस की बात कर रहे थे आप लोग, उसमें है डिफरेंस, क्योंकि हिमंता बिश्वा शर्मा ने जब सत्ता संभाला था 2021 में, सबसे पहले उसने एक कमिटी बनाया था, उन्होंने एक कमिटी बनाया था जिसमें असमिया मुस्लिम को डिफाइन करने की एक प्रयास किया था। तो असमिया जो लोग हैं, असम के जो भी लोग असम में रहते हैं, इंडिजिनियस लोग हैं, उनको ये परख है कि कौन सा मुस्लिम असमिया मुस्लिम है, क्योंकि खान पान भाषा सब कुछ एक जैसा ही है। एक हिंदू असमिया और एक मुस्लिम असमिया के बीच में आप जो प्रभेद है वो तय नहीं कर पाएंगे अगर आप बाहर से जाए। बिल्कुल ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार अब बंगाल चलते हैं, मैं लौट रही हूँ कौशिक। रिचु दत्ता, सबसे पहले तो आप दोनों का, आपका और मीता जी का दोनों का रिएक्शन, क्योंकि बंगाल में 2 फेज में ही चुनाव हो रहा है, स्वागत योग्य है, आप लोग भी यही चाह रहे थे? देखिए अंजना जी, मुझे तो आज लगता है कि चुनाव आयोग ने बहुत नाइंसाफी की है मोदी जी के साथ। कम से कम 20 फेज में चुनाव करवाना चाहिए था। मोदी जी तो अब घूम भी नहीं पाएंगे, अमित शाह जी भी तो अब घूम नहीं पाएंगे। बंगाल के चुनाव, आपके साथ वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, उनको पता है कि बंगाल के चुनाव का रिजल्ट तो सबको पता है, मोदी जी को सबसे अच्छा पता है। मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूं, आज चुनाव घोषणा हो गई है। कल मालिक का ब्रिगेड के लिए ये लोग रुके हुए थे, बट चुनाव घोषणा हो गई है। ये तृणमूल कांग्रेस 2026 के विधानसभा में 2021 में हमें 213 मिला था, उससे कम से कम 1 सीट ज्यादा आएंगी और बीजेपी 50 के अंदर रहेगी। ये मैं ओपन ऑन रिकॉर्ड एज द नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी आई एम सेइंग दिस टू आज तक। ये आप सेव करके रखिए। मीता जी 2 फेज में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी से कैसे देख रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले बार इलेक्शन हुआ था 7 या 8 फेजेस में, तो इस बार अगर 2 फेज में कर रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंश्योर कर सकेंगे कि ये चुनाव बिना वायलेंस के हो? और जो कि गणेश कुमार जी को मैं यहाँ पर कोट करने वाली हूँ कि वो बताते रहते हैं कि द इलेक्शन शुड बी फ्री, फेयर एंड विदाउट प्रेशर। दिस विदाउट प्रेशर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। क्या वो इंश्योर कर पाएंगे कि यहाँ पर विदाउट प्रेशर इलेक्शन हो रहा है? ये मेरी पहली बात है। दूसरी बात है कि अभी 60 लाख जो अंडर रिव्यू थे एसआईआर प्रोसेस में, और अभी भी आई थिंक आउट ऑफ द 60 लाख 45 लाख अभी भी अंडर रिव्यू है। तो उन्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 45 लाख का प्रोसेसिंग भी इलेक्शन के पहले हो जाए। और तीसरी बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू अपील देता है हर एक वोटर, हर एक सिटीजन को। तो जिनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा, क्या वो उसके पास वो वक्त रहेगा कि वो ट्राइब्यूनल में जा पाए और अपील कर पाए और अपनी दलील कोर्ट के सामने रख पाए? तो ये सारे सवाल हमारे मन में हैं। तो ये पूरा प्रोसेस, एसआईआर का प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए। हमारी एक डिमांड था कि एसआईआर का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप इलेक्शन का घोषणा कीजिए, पर अभी भी 45 लाख जो है वो अंडर रिव्यू है, और उसके पहले ही घोषणा हो चुका है निर्वाचन का। लेकिन मई के पहले सप्ताह तक सरकार वहां पर नई बननी है, तो ऐसे में उसी हिसाब से तारीखों का ऐलान तो करना होगा। अजय आलोक जी, रिजू दत्ता जी कह रहे हैं कि 215 से 1-2 सीट ज्यादा ही आएगी ममता बनर्जी की। आप लोग लिख के रख लीजिए, घूमने का और करने का कुछ मौका नहीं मिलेगा बिहार में बंगाल बीजेपी को। हाँ, हम तो लिखते ही आ रहे हैं, पिछले 10-12 साल से सबका लिख के ही दे रहे हैं लोग, हम लोग लिख के ले रहे हैं। वो अलग बात है, लिखने वाले गायब हो जाते हैं फिर जब रिजल्ट आता है। तो देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस चुनाव का पूरी
ताकत से स्वागत करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है और किसी की भी आलोचना करने से पहले हम चुनाव का स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में पूरी शिद्दत के साथ जुटेगा और निश्चित तौर पे जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी जी के विजन से देश पे चलना चाहती है। जहाँ तक रिजू दत्ता जी ने जो कहा है, तो बंगाल में क्रांति का आगाज हो चुका है और काउंट डाउन, जो कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था, काउंट डाउन शुरू हो चुका है। आज तारीख नोट कर लीजिए, 15 तारीख है। चुनाव होंगे 2 फेजेस में, 22 और 29। ये 15 से 29 इस 1.5 महीना में, 23 और 1.5 महीना में 1.5 दर्जन सीट पे ही रह जाइएगा, ये गारंटी है। 23 और 29, 1.5 महीना बचा मोटा मोटी, तो इस 1.5 महीना में टीएमसी 1.5 दर्जन सीट पे ही रहेगी, और वो भी भाईजानों के, क्योंकि बाकी बंगाल नहीं जाने वाला है। बंगाल हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि जाओ प्रभु, हो गए आपके दिन, आपको देख लिया। और जो जो बंगाल जा के देख रहे हैं, वो आप लोग भी देखिएगा ही जाके, वहाँ पे जाके सड़कों की हालत देखिए, वहाँ बिजली की हालत देखिए, वहाँ एक आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह से प्रभावित हो रही है वो देखिए, किस तरह से खुलेआम कलकत्ता में ट्रिपल लोडिंग करके सिर्फ एक आप रुमाल बांध लीजिए और रुमाल बांध के घूम जाइए कलकत्ता में, कोई पुलिस वाला आपको रोकेगा नहीं। और एक आम बंगाली भद्र पुरुष अगर गलती से हेलमेट नहीं पहनता है तो उसका चालान काट दिया जाता है। ये है बंगाल, ये सब कोई देख रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1.5 महीने से मैं भी आ जा रहा हूँ। कांग्रेस की पार्टी भी, हमारी मैडम बोल रही थी प्रेशर, किस प्रेशर में चुनाव करवाएंगे? आपको किस बात का प्रेशर भाई? बंगाल में तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, नॉन प्लेइंग 11 में हो, तो काहे का प्रेशर? केरला में प्रेशर लगाइए वामपंथियों के साथ, वहां पे कुछ शायद प्रेशर की बात बने। तो चुनाव की घोषणा हो गई है, हम लोग सबको इसका स्वागत करते हैं और पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से हम लोग चुनाव में लड़ेंगे। 1.5 दर्जन पे रोक रहे हैं आपको वो रिजू जी, जल्दी से एक रिएक्शन, फिर आ रही हूँ मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इमीडिएटली नरेंद्र मोदी जी को, अजय आलोक जी को या तो राज्यसभा या किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस अजय आलोक जी में उतना कॉन्फिडेंस बंगाल को लेकर नरेंद्र मोदी जी में भी नहीं है। ये पहली बात। और दूसरी बात, मैं इतना कहूंगा कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट दैट तृणमूल कांग्रेस एकमात्र वो पार्टी है जिसने 1:1 कंटेस्ट में, किसी का साथ ना लेके 1:1 कंटेस्ट में 2016, 2019, 2021, 2024 में बीजेपी को हराया है। उस टाइम भी मोदी जी आए हैं, ब्रिगेड किया है, 2019 में भी उन्होंने किया है, 21 में भी उन्होंने किया है। अमित शाह जी आए हैं, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं, उनके साथ उनके जो शाखाएं हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अभी तो चुनाव आयोग, सब आए हैं और सबका रिजल्ट इतिहास में लिखा हुआ है। तो इस बार भी अलग कुछ नहीं होने वाला है। फिर से मैं कह रहा हूं, ज्यादा बड़ी बातें नहीं कहूंगा, जितना हमें 213 सीटें मिली थी 21 में, उससे एक कम से कम ज्यादा हमें मिलेगी। मैं अजय आलोक जी से बोलूंगा, आप लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगा लीजिए ताकि कम से कम 50 का आंकड़ा पार कर सके, बस इतना मैं कहूंगा। ठीक है, छोटा सा रिस्पॉन्स अजय जी, फिर अन्य मेहमानों के पास भी मैं जाऊंगी। क्योंकि देखिए, ये सच है कि आप पहुंचे 38% वोट तक पहुंचे, 77 सीटों तक पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी का भी ग्राफ वहां पर लगातार बढ़ते रहा है। वो 184 से 211 सीटों पर 2016 में पहुंची, फिर 115 सीटों पर 2021 में पहुंची। तो उनका वोटिंग परसेंटेज, सीट्स सब बढ़ रहा है। अंजना जी, 38% वोट हमें विधानसभा में मिले थे, उसके बाद लोकसभा में हम 39.98% पे पहुंच गए थे और इनके वोट घट के 46.2% हो गए थे। तो हमारा बढ़ने का ट्रेंड और इनके घटने का ट्रेंड लोकसभा चुनाव से शुरू हो चुका है। और रिजू भाई, बंगाल से ही नारा निकला था ना, एशियन पेंट्स भी उतरने में 10 साल लेता है, चलिए आपको 15 साल लग गए, रंग तो उतर गया आपका। अब पूरी तरह से रंग उतरेगा, दोबारा चढ़ेगा नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सत्ता से आप निकलेंगे तो आप कितनी बुरी तरह से आपकी पार्टी क्रम्बल करने जा रही है। तो पार्टी का सोचिए, हमारा मत सोचिए। हम तो पूरे देश में 18 राज्यों में इस बार 4 राज्य बढ़ जाएंगे हमारे, वो गारंटेड है। आपका जाना तय है। इस दावे में कितना दम दिख रहा है शशि जी? वो कह रहे हैं उनका जाना एकदम तय है। अरे आप तो फंसा देते हैं जनाब। आप बताइए, पॉलिटिकल नजूमी का काम मैं कभी करता नहीं लेकिन इस तरीके की मनोरंजक बातें हम लोग सुनते हैं और पार्टी के नेता तो दावा करेंगे ही। मैं पहले भी कह रहा हूं कि ममता बनर्जी कोई कसर नहीं छोड़ेगी अपना दुर्ग बचाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीमा तक जाएगी अपना फैलाव करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को नए क्षितिज चाहिए अपने विकास के लिए। और यदि 2029 के हिसाब से देखिए तो उन्हें दक्षिण और पूर्व में अपना बढ़ाव करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
तो उसके लिए वो पूरा प्रयास करेंगे। और बाकी तो पॉलिटिकल दावेदारी है, बयानबाजी है, वो अपनी जगह है, ठीक है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मीता जी, अभी वो कह रहे थे कि आप लोगों का अब क्या बचा है? 2011 से 21 आते आते देखिए 42 से 44 हुए, फिर 0 पर आ गए। रुक जाइए अजय जी, इसके बाद मैं आऊंगी मीता जी, लेकिन उस पर भी जवाब दीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ अभी अभी वहां राज्य सरकार ने मुअज्जिन और पुरोहित दोनों का पैसा बढ़ा दिया, 500 रुपए और 2000 कर दिया। डीए जो बचा हुआ था वो भी तारीखों की घोषणा के एंड पहले उन्होंने ऑर्डर कर दिया। इसको आपकी पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, पहली बात तो राज्य सरकार डीए देने के लिए एक्सटेंशन टाइमलाइन के लिए मांग किए थे 31 दिसंबर तक। अभी उनको शायद वो प्रेशर फील कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये लाइन अनाउंसमेंट्स किए। दूसरी बात ये है कि हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अभी भी काफी मजबूत संगठन है मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर एरिया में। कुछ ही दिन पहले उन्हीं के सांसद मौसम नूर टीएमसी छोड़ के राज्यसभा की सांसद थी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी है मालदा में। तो हमें ये उम्मीद है कि मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर में हम लोग काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं इस बार एज कंपेयर टू 2021, जब सीए और एनआरसी की काफी एनवायरमेंट चल रहा था बंगाल में। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये बोलना कि आपके संख्या नहीं है इसीलिए आप कैसे बोल सकते हो? आप केरला में फोकस कीजिए, आप असम में फोकस कीजिए। केरला और असम में तो फोकस करेंगे, तमिलनाडु में भी फोकस करेंगे, पुडुचेरी में भी फोकस करेंगे, हर जगह में फोकस करेंगे। पर उसका मतलब ये नहीं कि बंगाल में हम लोग फोकस नहीं करेंगे। बंगाल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेट है। तीसरी जो बात हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, पोस्ट पोल वायलेंस। यहाँ पर कोई भी राजनीतिक पार्टी का आप सपोर्टर हो, हम लोग चाहते हैं कि ये वायलेंस फ्री एक इलेक्शन हो। और पोस्ट पोल वायलेंस जो बंगाल जाना चाहता है वेरी अनफॉर्चुनेटली, उसके बारे में कुछ किया जाए। तो हमारी एक सवाल रहता है इलेक्शन कमीशन के लिए कि 2021 में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुए थे और जो ऑफिसर्स को आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे, उसके खिलाफ क्या एक्शन ले गया, एंड व्हाट आर यू डूइंग टू इंश्योर कि इस बार वो पोस्ट पोल वायलेंस ना हो बंगाल में इलेक्शन के बाद? ठीक है संजय जी, जो वो कह रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हालांकि जो एक सेकंड बॉर्डर वाले जो मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर की वो बात कर रही हैं, मतलब आप कल्पना कीजिए कि कांग्रेस पार्टी 3% वोट पर पिछले बार वहां पर आ गई थी। उनकी उम्मीद जायज है? अगर वो कह रहे हैं 2021 से हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा, इसकी संभावना है। 3% से आप 4-5% पर जा सकते हैं, लेकिन क्या प्रदर्शन अच्छा होगा इसका मतलब ये है कि वो चुनावी रेस में सीरियसली हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसी संभावना बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है। जिन इलाकों का वो जिक्र कर रही है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स का जिक्र कर रही है, ये वो इलाके हैं जहां पर आपको मुस्लिम मतदाता बहुत बड़ी संख्या में पिछले दिखाई बार देंगे। एक मुश्त गए थे लेकिन टीएमसी की तरफ, सिर्फ एक चुनाव में नहीं, सिर्फ 2021 की बात नहीं है। आप 2024 का लोकसभा चुनाव देखें और उसके 2016 या 11 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लगातार कम से कम पिछले 5-6 चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की एक बड़ी तादाद तृणमूल कांग्रेस के साथ जा रही है। अगर वो कांग्रेस को वोट करते रहते तो कांग्रेस की स्थिति वो नहीं होती जो आज बंगाल में आज दिखाई पड़ती है, चाहे आप लोकसभा का चुनाव देख लें, चाहे विधानसभा का चुनाव देख लें। मैं सोच रही हूँ कि एक फेवरेट टॉपिक संगीत रागी जी को दे दूं, हुमायूं कबीर। नहीं लेकिन शेखर जी बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज देखिएगा, जो बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी एक सीट जीती है बंगाल के अंदर, और ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में चले गए। हाँ नहीं, देखिए अधीर रंजन चौधरी का जरा दर्द देखिएगा, जो इलेक्शन हारने के बाद जो उन्होंने कहा है, हमने इतना मुसलमानों के लिए किया, लेकिन एक यूसुफ पठान वहां से आए और हमको पूरा का पूरा इतने वोट से पराजित कर दिया। तो ये दर्द है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को कह रही है कि हम दिनाजपुर में हैं, हम 24 परगना में हैं, तो कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम मालदा में है। ये कौन एरिया है? ये सारे के सारे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। तो ये मैंने रंजन के बहाने से क्या संकेत दे रहे हैं? नहीं, आपका पॉइंट क्या है? मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम वोट छिटक गया। मीता जी ठीक है, वन लाइनर परफेक्ट है वो। मीता जी आगे नहीं बोलने देंगे आप। इसके बाद 2024 में मैं थोड़ा 2024 में साउथ मालदा से, जहां पर 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां से ईशा खान चौधरी जीत के गए हैं इंडियन पार्लियामेंट में। तो वो ये बोलना कि हम लोग जीरो पे ही रहेंगे, हमारी बोलने का क्यों, हम लोग नॉन सीरियस प्लेयर है, ये सच नहीं है। इस बार हम लोग कोई गठबंधन में नहीं है,
हम लोग 294 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कंटेस्ट करने वाले हैं। और आप वेट फॉर द रिजल्ट्स ना, पहले से आप क्यों प्रेडिक्ट कर रहे हो? बिल्कुल अजय आलोक जी, क्यों पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं? अरे मैं काहे के लिए प्रेडिक्ट करूंगा, मैं तो अपने बारे में बता रहा हूं अंजना जी। 4 मई और 4 राज्यों में हम सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 5वें राज्य में हमारी 4 भूमिका राज्य बहुत कौन कौन मजबूत से? और स्पष्ट कौन होने कौन वाली से है। 4 राज्य? मैं कौन कौन आपके से 4 डिबेट में केरला में भी आप 5 राज्य जा रहे हैं, 4 राज्य में हम सरकार बनाएंगे, वो तय है। कहाँ कहाँ 4 राज्य? वही पूछ रही हूँ। तमिलनाडु में बनाएंगे, पुडुचेरी में बनाएंगे, पश्चिम बंगाल में बनाएंगे, आसाम में बनाएंगे। बता तो दिया, तमिलनाडु में बनाएंगे, पश्चिम बंगाल में बनाएंगे, आसाम में बनाएंगे, पुडुचेरी में बनाएंगे। हम बनाएंगे 4 तारीख। विजय जी की नई पार्टी के साथ अलायंस फिक्स हो गया है क्या? मैं आगे तमिलनाडु 6 देखिए, वो दशक तो से आने वहां वाले बीजेपी समय और में कांग्रेस की आज चुनाव सरकार का नहीं घोषणा हो बनी। गया। ऐसा कुछ भी होगा तो हमारे अभी चुनाव की घोषणा हो गई है। हमारे वरिष्ठ नेता ऐसा कुछ भी होगा तो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको इसकी जानकारी देंगे। लेकिन एक बात है कि जनता का मूड तमिलनाडु हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिल्कुल बदलाव के मूड में है, बिकॉज ऑफ मिस गवर्नेंस। एक शब्द है मिस गवर्नेंस, दूसरा शब्द है तुष्टीकरण। और आप ये देखिए कि मुस्लिम वोटों की मारामारी इतनी हो रही है कि अभी आपके डिबेट में बैठ के सिर्फ 3 ही जिले बंगाल के याद आए, मुर्शिदाबाद, मिनाजपुर, मालदा, 24 परगना, बस इतना ही आता है। इसी में लड़ेंगे। ये सारी लड़ाई पूरे देश में इन पार्टियों ने मुसलमान भाईजान वोटों के लिए कर दी है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल हो, असम हो, हर जगह इलीगल इमिग्रेंट्स। हमें कोई परेशानी नहीं है भाई, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम तो वहां पे भी जीते, हम तो मालदा में भी जीते। बड़ा मुस्लिम डोमिनेटेड है लेकिन हम मालदा में भी जीते हैं, हमारे विधायक वहां पे जीते हुए हैं और हम फिर जीतेंगे। इनकी मैं बता रहा हूं कि इनका तुष्टीकरण देखिए, मतलब इनको शर्म भी नहीं आती है भाई। ये टीवी स्क्रीन हो, पीछे हो, कहीं भी हो, ये मुसलमान पटाने के लिए लगातार लड़ जाएंगे किसी से। कम्युनल पॉलिटिक्स ये लड़ाई यूपी में भी वही लड़ाई है, ये लड़ाई बंगाल में भी वही है, ये लड़ाई केरला में भी है, ये लड़ाई तमिलनाडु में भी है। मुस्लिम पॉपुलेशन मतलब देश सिर्फ मुसलमान भाईजानों से ही बनता है इनके लिए। आपको शर्म नहीं आती? देश सिर्फ मुसलमान भाईजानों से ही बनता है इनके लिए। परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे कि हमारी पिछले चुनाव में क्या इलेक्टोरल परफॉर्मेंस रहा। हिंदू मुसलमान के बात तो हम किए ही नहीं। आप लोग करते हो टोपी तिलक का राजनीति, हम लोग नहीं करते। हमारे लिए हर एक वोटर भारतीय है, वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या मुसलमान। हम तो कहते हैं जो अभी हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने कहा, जैसे आप लोग जहां धर्म है वहां जीत है। हम धर्म के साथ राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। सिर्फ पॉलिटिकल एक मुद्दा बना के रख दिए हो। कब ठीक है, जब रिजू जी है आपके पास कोई जवाब नहीं होता, कोई संख्या नहीं होता। 23,000 रिजू जी, बांग्लादेशी। हाँ जी, हाँ जी, सीमांचल का इलाका बिहार में ऐसी स्थिति बन गई कि ओवैसी की कांग्रेस से ज्यादा सीटें आ गई। तो ये हुमायूं कबीर भी उधर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, कुछ हो सकता है क्या उनका मामला? और लोग 100 रुपए 200 रुपए ले लेके पहुंच रहे हैं वहां बड़ी तादाद में। देखिए अंजना जी, मैं आपके पैनल पे आता हूं, मैं हर चैनल में जाता हूं, पर मैं सिर्फ प्रवक्ता नहीं हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो 16 साल से इलेक्शन ऑन ग्राउंड करा रहा है। तो मैं कुछ दिनों पहले मुर्शिदाबाद में भी मेरे ग्राउंड रैलीज थे, हम गए थे। मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से कहना चाहता हूं कि भरतपुर, जहां से हुमायूं कबीर विधायक है अभी, वो भरतपुर वो हारने वाले हैं। राहाबाद बेलडंगा, जहां पर आपका मस्जिद बन रहा है, वहां के मुसलमानों से अगर आप बेलडंगा जहां पर मस्जिद बना रहा है, वो ये तो उसने किया है ताकि वो मुसलमानों का मसीहा बन सके। बट मुसलमान सब जानते हैं, सब समझते हैं, और मुसलमान यही कह रहे हैं कि आप मस्जिद बनाइए, हम मस्जिद का समर्थन करते हैं, बट वोट हम टीएमसी को देंगे, क्योंकि अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया तो अजय आलोक जी आके उसी पे बुलडोजर चलाएंगे। तो ये सीधा कॉन्सेप्ट है और इसमें मेरा कोई छुपा छुपी का बात नहीं है। अगर कोई पार्टी, जैसे अजय आलोक जी बोल रहे हैं, कांग्रेस इकरार हो गया, मस्जिद बनाने में इनकी सहमति है। एक सेकंड, अरे अजय जी, मैं बात बोल लूं ना, आपके बीच में नहीं। बाबरी मस्जिद बनाने में आपकी सहमति है, ये आज तक ऐलान करने के लिए धन्यवाद। एक सेकंड, हम लोग कभी बाबरी मस्जिद को सपोर्ट नहीं किया। मैं खुद एक चैनल पे जाके बोला था, मस्जिद कोई भी बनाए, अभी आप बोल रहे हैं कि मस्जिद बनाओ, ठीक है, बाबरी मस्जिद ही बन रही है ना। अरे तो वो जो बना रहा है, आप लोग रोक नहीं सकते। मस्जिद वहां बन रही है, कोई भी मस्जिद नहीं बन रही है। आप लोग यूनियन मिनिस्ट्री में क्या चूड़ियां पहन के बैठे हैं? यही बात तो हम कहते थे, चूड़ियां पहन के बैठी हैं कि ममता जी का मुर्गा है ये हुमायूं कबीर। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं? एक सेकंड वापस कीजिए, एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए दोनों की। चूड़ियां पहन के बैठे हैं, क्या होता है रिजू दत्ता? प्लीज टेक इट बैक। चूड़ियों को आप लोग कमजोरी की निशानी क्यों बताते हैं? प्लीज स्टॉप दिस सर, वी डोंट अप्रूव ऑफ दिस। प्लीज आप अपना आरोप लगाइए। नारा देते हैं आप माँ माटी मानुष का, और चूड़ी पहन के बैठे हैं।
इनकी नेता भी महिला है। कमेंट आई टेक इट बैक, मैं आपके शो पे कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। बट मेरा ये बोलना ये है कि नेताजी ने जवाब नहीं दिया, मैं देना चाहता हूँ। अगर अजय आलोक और बीजेपी कहती है अरे ये पार्टी भाईजान की राजनीति करती है, ये पार्टी तुष्टिकरण, आप लोग भी तो निर्लज की तरह तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। कोई अगर संख्या लघु की तुष्टिकरण कर रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स, तो आप लोग संख्या गुरु की, आप लोग मेजोरिटी की तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द संविधान, वो भी तो संविधान के खिलाफ है। आप जो ये टोपी पहन के मेजोरिटी का तुष्टिकरण अगर हो गया होता ना इस देश में तो आप कभी पैदा ही नहीं होते। अरे आप तो निर्लज की तरह करते तो है। अगर हो जाता ना इस देश में तो आप लोग कभी होते ही नहीं यहाँ पे। देश के जो हिंदू है वो सेकुलर है। मेजोरिटी का तुष्टिकरण इस देश में कभी नहीं हो पाया। देश के हिंदू सेकुलर है, वो आप लोगों के टोपी पहनाने से सेकुलर शब्द सबसे बड़ा छलावा है। ये देखिए, सुनिए, आज मैं मां का मंदिर दर्शन करके आया हूं, पर मरते दम तक बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। सेकुलर का नकाब आज मैंने मां का दर्शन करके आया, मैं कभी मरते दम तक बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। ये है बंगाल की हिंदू, ये है देश का हिंदू, ये है असली बात। पॉलिटिकल पार्टी का अच्छी बात। तो पॉलिटिकल अजय आलोक जी, एक आपके लिए इतना आसान भी नहीं, वहां पर आपको एक लड़ाई लड़नी होगी। और अच्छा है रिजू जी, आपने कहा माँ के दर्शन के लिए गए थे, माँ को भी चूड़ी पहनाई जाती है, आगे से कभी इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। संगीत रागी जी, क्या उनके आरोप में दम है? क्या इनके आरोप में दम नहीं है कि आप बहुसंख्यकवाद करती है बीजेपी? अगर आप उन पर आरोप लगाते हैं कि भाई वो मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं, अल्पसंख्यकवाद कर रहे हैं, तो बहुसंख्यकवाद कि हिंदू ये कर देंगे, हिंदू खतरे में है, हिंदू को ये कर दीजिएगा, हिंदू हमारे साथ है, हिंदुत्व के हम ही झंडा बरदार हैं। देखिए, आप यदि मुस्लिम वोट बैंक यदि एक खड़ा होकर के काम कर रहा है इस देश के अंदर, और हमने 2024 की काम कर रहा है, वो वोट देके चुन रहा है सरकार, ये उनका अधिकार है। मैं बिल्कुल अधिकार है। तो वैसे ही, चूंकि वो गोलबंद किसके आधार पर होते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट पर तो वोट करते नहीं है, वो बेरोजगारी पर वोट करते हैं क्या, अशिक्षा पर बेरोजगार वोट करते हैं क्या, माल गवर्नेंस पर वोट करते हैं क्या? नहीं। अभी इनको कांग्रेस, ये तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा बाबरी मस्जिद बना लो, कोई बात नहीं है, यदि वोट तृणमूल को नहीं करोगे तो भारतीय जनता पार्टी आकर के मुसलमानों पर बुलडोजर चलाए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का डरा करके आप मुसलमानों को गोलबंद कर रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी, मजेदार बात है, मुस्लिम वोट तो बड़ा सेकुलर हो जाता है, कहता है उसमें डिवीजन नहीं होना चाहिए। यदि दूसरी तरफ हिंदू अपने आप को गोलबंद करता है या पार्टियां हिंदुओं को गोलबंद करती है तो उसमें आपको परेशानी होने लगती है। कांग्रेस पार्टी भी कहती थी, आप मध्य प्रदेश का चुनाव आप जरा देख लीजिए, कमलनाथ क्या कहते थे, मुसलमानों को 90% निकल करके आना चाहिए और कांग्रेस को वोट करना चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता है तो हम हार जाएंगे। ममता बनर्जी क्या करती हैं, उनका 35% वो मान करके चलती है कि हमारे 35% से तो शुरू ही हो रहा है। अभी 35% कहा गया भाई, 27% बोलते हैं, एक जगह उन्होंने 33% बोला था। जो भी 35-33 जो भी है कहा जाता है कि भाई वहां पर जो दिखाने का है उससे भी ज्यादा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जो भी वोट बैंक है 27% या 30%, वो तो एक वोट बैंक के तौर पर काम कर रहा है ना। 90%, पिछली बार का हमने आंकड़ा रिपोर्ट पढ़ रहा था, 90% मुसलमानों ने वोट किया है तृणमूल कांग्रेस को। तो ये क्या है? किसी भी डेमोक्रेसी में आपने देखा है क्या कि एक कम्युनिटी पर्टिकुलरली इतना वोट बैंक जो है उसका सॉलिड वोट बैंक किसी एक पार्टी के साथ खड़ा हो जाए? और एक और बात देखेंगे, एक सेकेंड, वहाँ बंगाल का हिंदू भी तो आपके साथ एक मुश्त नहीं खड़ा हो रहा है। मैं वही वजह समझ रहे हैं, वहाँ के लोग नकार रहे हैं ना इस प्लैंक को। मैंने वही कहा कि भारतीय जनता पार्टी 57% हिंदुओं का वोट ले चुकी है। इसमें देखना है कि ये कितने प्रदेश से जाता है। सर प्लीज, अच्छे लोग हैं। देखिए, मैंने रागी जी का पूरा भाषण सुना। मुझे एक चीज अच्छा लगता है हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में कि वो सीधी बात सीधी करती है। ये जो बाकी के बीजेपी के नेता और जो सो कॉल्ड एनालिस्ट है, ये लोग छुप छुपा के खेलते हैं। अब सीधा बोलिए ना, हम लोग मेजोरिटी की तुष्टिकरण करते हैं, उसमें कोई किसी को रोकना नहीं। और आई एम एन अनअपोलोजेटिक पॉलिटिशियन। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिक्स का मतलब विनेबिलिटी है। बीजेपी क्या हारने के लिए चुनाव लड़ती है? नहीं ना, उनको भी जीतना है साम दाम दंड भेद से। तो हर पॉलिटिकल पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, तो इसमें शर्म का क्या बात है? इसीलिए यहाँ घनघोर लड़ाई होती है, क्योंकि वहां पर भी सामने ममता बनर्जी है। मैंने आपसे कहा ना कि ममता बनर्जी का जो उद्भव था, जो विकास था, वो लड़ाई और जूझ कर हुआ था। वो आज तक जूझती है। आप देखिए, ईडी के मामले में जो उन्होंने किया वो कोई नहीं कर पाया, और उसके बाद वो सड़कों पे उतर आई और फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बहस की। सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी थी वो अपनी जगह है,
लेकिन उन्होंने बहस की, वो अपने मतदाता को सीधा संकेत देती हैं, सीधा इशारा करती हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कम से कम बंगालियत को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये उनका नजरिया है, मेरा नहीं। संजय जी, सवाल मेरा सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि इस बात में मतलब वो बैलेंस, जैसा कि पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बैलेंस आउट करने में वो कामयाब रहेंगी? मतलब अगर बीजेपी ये कहेगी कि वो दुर्गा पूजा के साथ भेदभाव करती हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम तो पुरोहित को भी 2000 रुपए दे रहे हैं, इसका बड़ा है तो उसका, वो बैलेंस आउट करने में कामयाब रहती हैं, और बल्कि बंगाल वर्सेस आउटसाइडर वाली जो उस पे है ना, उसमें वो अपना एजेंडा आगे ले जाती हैं। देखिए, अब तक के चुनाव के नतीजों को देखें, चाहे पिछले 2-3 विधानसभा के चुनाव और 2 लोकसभा के चुनाव, तो बैलेंस आउट करने में वो कामयाब तो रही हैं। अगर नहीं रही होती तो चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में नहीं जाते। ये जरूर है, अगर आप अलग अलग समुदाय के वोटरों का वोट देने का रुझान देखेंगे, और ऐसे तमाम आंकड़े, जहां मैं काम करता हूं CSDS के से तमाम आंकड़े हैं, तो समुदाय के वोटर आपको कमोबेश कभी किसी समुदाय का वोटर ज्यादा दिखाई पड़ेगा आपके पक्ष में, किसी समुदाय का वोटर कम दिखाई पड़ेगा। जाहिर है, मुस्लिम मतदाता का एक मुश्त वोट तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में जाता रहा है कई चुनाव में। इन चुनाव में भी संभावना ऐसी दिखाई पड़ती पिछली है। बार थोड़ा ज्यादा हुआ था, मुझे लगता है, क्योंकि ये थ्रेट सामने दिख रहा था कि बीजेपी पावर में ना आए, इसकी वजह से मुस्लिम वोट ज्यादा कंसोलिडेट हुआ उनके साथ। बिल्कुल, अब वो 215 सीट, हाँ, 2-3% ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मैं जो बात कह रहा था कि आप जो कह रहे थे बैलेंसिंग आउट, अगर एक पार्टी को सिर्फ 1-2 समुदाय का वोट एक मुश्त मिलने लगे, वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं होगा। अगर हम बिहार से इसकी तुलना करें या यूपी से तुलना करें, यूपी में भी जो पार्टी है जो सत्ता से बाहर है अभी, या बिहार में, उनको भी 1-2 समुदाय का वोट, यादवों का वोट और मुस्लिम मतदाताओं का वोट एक मुश्त मिलता है। अगर यूपी की बात करें, पिछले चुनाव में लगभग 91-92% वोट मुस्लिम का SP को गया था, और यादवों का वोट भी लगभग 80%। बीजेपी को जो लेकिन डायरेक्ट वो हार फाइट देता हुआ दिखता है, गई, लेकिन वो हार गई क्योंकि दूसरे समुदाय का वोट उनको एकदम आपको नगर चाहिए में ना, गया। उसके साथ चाहिए एक आपको कॉम्बिनेशन चाहिए जो आपको वहां तक तो जो पहुंचा आपका मूल सके। सवाल था, क्या वो बैलेंसिंग आउट करने में सफल हुई हैं? सफल रही हैं। आने वाला चुनाव बताएगा सफल रहती हैं। बिल्कुल। कौशिक, इससे पहले कि मैं एक बार अजय आलोक के पास जाऊं, आपके पास आना चाहती हूं। देखिए, 2 बड़े डिफरेंसेस असम में और बंगाल में दिखते हैं। एक तो हेमंता बिस्वा शर्मा जैसा कोई नेता बीजेपी के हाथ नहीं लगा पश्चिम बंगाल में। वहां पर भी आप देखिए, शुभेंदु आए TMC से, उधर से कांग्रेस से लिया हेमंता बिस्वा शर्मा को, और हेमंत बिस्वा शर्मा आज बीजेपी के नेताओं को ही रेस में पछाड़ सकते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर। दूसरा, जो डेमोग्राफी चेंज है वो सामने दिखता है, और लोगों में उसको लेकर चिंता है, एक एंजाइटी है कई जगहों पर, वो भी उनके पक्ष में काम करता है। जबकि घुसपैठ का वही मुद्दा झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में वैसे काम नहीं करता है। कौशिक जी, ये इसलिए है क्योंकि ये जो मुद्दा है, घुसपैठियों का मुद्दा है, ये एक बहुत ही इमोशनल मुद्दा है असम में, और ये जैसे मैंने पहले बताया, ये अब की बात नहीं है, ये 1979 से चल रहा है। और जो आपने जो प्रवेद बताया कि भाषिक जो डिफरेंस है, जो बांग्लादेश से आए हुए इमिग्रेंट मुस्लिम है उनके साथ जो असम के इंडिजिनियस लोगों के भाषिक जो डिफरेंस है, इसके वजह से वो सामने से दिखता है। ऊपर से खान पान, पहनावा, ये सब में ये डिफरेंस है। तो जब सामने आपके पास एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जैसे मैंने कहा 40% पॉपुलेशन हो गया है, और हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, तो जब सामने से दिखता है तो लोग संकित होते हैं। और बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स है, स्टोरीज है जो आपको ग्राउंड में दिखाई देगा। लोगों के जमीन चले गए हैं क्योंकि अतिक्रमण हुए हैं, लोगों के लाइवलीहुड पे खतरा आ चुके हैं। तो इन सब की वजह से असम में ये जो शंका है काफी सालों से चल रहा है, काफी दशकों से चल रहा है। अब क्या हुआ है, एक बहुत ही सशक्त नेता मिला है जो इन बातों का अच्छे से आर्टिकुलेशन कर पा रहा है। बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को एक तरह से एक कम्युनल रूप भी दिया था कि हिंदू बना मुस्लिम बना दिया था, क्योंकि आपको पता है CA आया था जिसमें हिंदू बांग्लादेशियों को सिटीजनशिप देने की बात हुई और दिया भी गया है, जिसकी असम के जो इंडिजिनियस लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उन लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि किसी भी बांग्लाभाषी बांग्लादेशी से असम के लोगों को विरोध है। लेकिन इस बात में भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत अच्छी पारी खेली, बोलना पड़ेगा। 2021 में जब CA के खिलाफ विरोध चरम सीमा पे थे, उस समय भी उन्होंने जिताया था।
और एक तरह से ये एक हिंदू मुस्लिम विभेद पे विभेद बना के रख दिया है। हालांकि जब रिसेंटली उन पे सवाल उठाया गया कि आप मुस्लिम विरोधी क्यों है, उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया कि मैं मुस्लिम विरोधी नहीं, मियाँ विरोधी हूँ। मियाँ शब्द जो पूरे भारत में एक रेस्पेक्टेबल वर्ड है, असम में मियाँ शब्द सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि असमीज जो मुस्लिम है उनके लिए अलग अलग शब्द है, जैसे गरिया है, मरिया है, एज ए देसी मुस्लिम है, और उनके डेफिनेशन अलग अलग है। यही चाहते हैं कौशिक की तो जो असमिया जो मुस्लिम है विश्व शर्मा ने वो भी उनको वोट दे, क्योंकि वो भी समझे कि जो बांग्लादेश से आ रहे हैं वो तुम्हारे जो संसाधन है उस पर उनका वो होता है। लेकिन अजय आलोक जी देखिए, पश्चिम बंगाल की लड़ाई अलग है, और पश्चिम बंगाल की लड़ाई में ही जब आप आए और मोदी वर्सेस ममता दीदी बन जाता है, वहां आपके शुभेंदु अधिकारी अन्य नेता जो है वो वैसे नहीं टिक पाते। अंजना जी, अगर एनालाइज कीजिए अभी आप अपने डेटा को तुरंत निकाल के, 2011 में ममता दीदी को मुसलमानों का 25% वोट मिला, जो कि लगातार हर चुनाव में 16 का चुनाव हो, 21 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 24 का है, ये बढ़ते 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 मुसलमानों का वोट 80-90 हो गया। वोट परसेंटेज हमारा 2011 में 3% था, हम बढ़ते बढ़ते 40% पे आ गए। कहाँ से आ गए? हवा में तो नहीं आए हैं। ये स्वाभाविक है, परसेप्शन अबाउट कम्युनिटी जाती है। चुनाव कुछ नहीं है, राजनीति कुछ नहीं, अवधारणा है। ये अवधारणा जब बिहार में सेटल कर गई कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन लालू यादव करते हैं, यूपी में ये सेटल कर गई कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन करते हैं, उसका रिजल्टेंट क्या हुआ? तमाम बाकी अति पिछड़ी ओबीसी जातियां, दलित जातियां, ये सब हमारी तरफ आकर्षित हुई। यही आकर्षण का कारण है कि आज हम 40% बंगाल में हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हम 50% जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि इनका जो पोलराइजेशन टुवर्ड्स मुस्लिम हुआ है, ये परसेप्शन टुवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी बना हो, चाहे ये बंगाल में हो, चाहे आपको तमिलनाडु में हो, चाहे आपको असम में हो, ये कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या इसी लक्षण से राज्य चलेगा, ताकि पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल दी जाए? क्या इसी लक्षण से राज चलेगा, जहां पे इनके नेता कभी कभी उठ के कहते हैं कि चिकन नेक को काट दो, और पूरा बांग्लादेश कहता है कि नॉर्थ ईस्ट को ले लो? हो गया, ठीक, थैंक यू। देखिए, बात ये है ना अंजना जी, ये जो बात में बना चुके हैं। अच्छा, हो गया ना। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि ये जो बात ये कह रहे हैं ना अभी बैठ के आपके चैनल पे, आज 2026 में ये नैरेटिव इन लोगों ने 2021 में खेल लिया है, वो खत्म हो गया है। 26 में मुद्दा अलग है अंजना जी। 26 में यहाँ मुद्दा बंगाली सेंटिमेंट और बांग्ला की अस्मिता का है, क्योंकि जब आप बीजेपी के आईटी सेल के प्रधान बांग्ला लैंग्वेज को, जो हमारी मातृभाषा है, जिसमें हम माँ बोलते हैं, उसको बांग्लादेशी लैंग्वेज बोलोगे, बीजेपी शासित राज्यों में बंगाल के लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, एक प्रेग्नेंट औरत को बांग्लादेशी बोल के बांग्लादेश धकेला जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उसको वापस लिया जाएगा। तब बंगाल के लोग। एक और खबर इस वक्त आ रही है, चुनाव के ऐलान के बाद टीएमसी का बीजेपी पर हमला। तो भारतीय जनता पार्टी भी पश्चिम बंगाल की लड़ाई में खूब ताकत झोंकती दिख रही है। जितना चाहो हमला करो, अब की जीतेंगे बंगला। ये टीएमसी का हमला है, ये टीएमसी ने कहा है। बंगला विरोधी बीजेपी को जनता खारिज करेगी। बीजेपी ने जो हमला किया है वो गिरिराज सिंह कर रहे हैं, सुनिए। राजद के विधायक होटल पनास में है, राजद के विधायक होटल पनास में राजद को भरोसा ही नहीं है अपने विधायकों पर, ये भरोसा नहीं है, इसीलिए शायद पहले बंगाल पर सवाल हुआ था, वो बोल रहे थे जरा हम लोग दिखाने में देर हो गए, लेकिन बंगाल पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। जैसे ही पता चलता है वापस आएंगे। देखिए, बंगाल का चुनाव भारत में ही है ना रिजू जी, तो इसको एकदम एक क्षेत्र की अस्मिता से भी तो जोड़ना ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि बंगाल की जनता ने क्या देखा है, देखा है कि बंगाल के लोग, जो गरीब लोग बाहर गांव में काम करने जा रहे हैं, जो बीजेपी के राज्य है, वहां पर उनको बांग्लादेशी बोला गया है। अगर आपको कोई अंजना जी मुंह पे बोलेगा आप बांग्लादेशी, आप तो थप्पड़ मार दोगे। मुझे कोई बोलेगा ना तो थप्पड़ लगा दूंगा। तो वो वाला बात है, ये बंगाल का सेंटिमेंट इशू है, ये हिंदू मुस्लिम नैरेटिव और नहीं है। क्योंकि बंगाल में रहने वाला कोई भी सवाल मेरे मन में है, मैं खत्म कर लूं सर। एक सवाल मेरे मन में, उसका भी उत्तर दे दीजिए। सवाल है, जल्दी से पूछिए। एक सवाल एक मेरे मन का है, वो भी जरा ले लीजिए। बोलिए। जब बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जा रहे थे, वो सब बांग्ला भाषी ही थे सर, वो भी हिंदू ही थे। बांग्ला अस्मिता कहाँ थी आपकी? ममता बनर्जी ने क्यों नहीं कुछ बोला?
तृणमूल मैं जवाब कांग्रेस दे ने दूं? क्यों नहीं विरोध किया? अच्छा, जवाब बंगाल सुनिए। के हिंदू क्यों नहीं जवाब विरोध तो ले लीजिए करने के लिए महाराज। खड़े हुए? महाराज जवाब तो ले लीजिए, क्योंकि बांग्लादेश भारत का हिस्सा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उस टाइम ममता बनर्जी का एक बयान आया था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, हमारे जनरल वही सेक्रेटरी आपका अभिषेक बंगाल में भी क्या- होगा। अंजना जी, ये गलत बात है। यदि मैं बात है। बोल तो यदि लूं। स्टूडियो में घुसपैठ रहने का होगा फायदा तो वो मत भी उठाइए। बैन होगा। ये स्टूडियो गलत में बात रहने का है, फायदा ये मत गलत- उठाइए। बोलिए। ये गलत बात। ये आपके आर्काइव बहुत स्ट्रांग है और ट्वीट सारे रहते हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का ये बकायदा ट्वीट आया था और उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अन्याय हो रहा है, पर बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र है, उसमें जो भी स्टेप्स नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार लेगी, हम तृणमूल कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ है और यही हमारा स्टैंड था ऑपरेशन सिंदूर में, यही हमारा स्टैंड था बांग्लादेश को मालदा लेकर। और बसीरहाट में भी मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के हिंदुओं साथ के हुआ, साथ हुआ, उस वो समय क्या? कहाँ थे आप? मुर्शिदाबाद में मालदा और बसीरहाट में भी हिंदुओं के साथ हुआ, उस समय कहाँ थे आप? मालदा और बसीरहाट में भी हिंदुओं को मारा गया था, कत्लेआम किया गया था, थाने जला दिए गए थे, उस समय कहाँ थे आप? दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत यह है कि आपका सवाल का जब आपको सटीक जवाब मिल जाता है, तब आप चुनिंदा इश्यूज ढूंढते हैं। ये है प्रॉब्लम। मालदा और मुर्शिदाबाद में राइट्स हुए हैं तो दिल्ली में भी हुए हैं, मुजफ्फरनगर में भी हुआ है, लखनऊ में भी हुआ है, वो तो बीजेपी के राज्य हैं। हर जगह ये चीजें होते हैं। देखिए अंजना जी, एक बात मैं साफ बता देता हूं कि आज बांग्लादेश में जो हालत है हिंदुओं की, उससे कोई खराब हालत, कोई अच्छी हालत में हिंदू जिनों का ये नाम ले रहे हैं, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, दिजनापुर हो, चाहे 24 परगना हो, मालदा हो, वहां पे भी हालत वैसी ही है। मुर्शिदाबाद में आप ही के कैमरे ने दिखाया था कि कैसे हिंदुओं के घर को मार्क करके जलाया गया था, कितनी हत्याएं हुई थी। ये संदेश खाली बंगाल नहीं भूलेगा, ये आरजी कार बंगाल नहीं भूलेगा, जहां टीएमसी के गुंडों ने रेप कर दिया लड़कियों का, और कि पूरी की पूरी सरकार बचाने में लगती है। अरे आप छोड़िए ना, रिजल्ट तो 4 तारीख को आएगा ना, 4 को आप लुप्त हो जाएंगे। संदेश खाली के बाद नोट कर लीजिए, रिजू जी मुझे लिख के दे रहे थे, अभी लिख लीजिए, एक शब्द होता है लुप्त होंगे आप 4 तारीख को, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल है। पूरे के पूरे भद्र लोग को आपने नाश लोग बना दिया है, खाली चाकरी करने के चक्कर में, सिर्फ चाकरी करने के चक्कर में घूमते रहिए। बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी संदेश खाली बनवाएंगे, कभी मुर्शिदाबाद करेंगे, और उसके बाद चाहेंगे कि बंगाल की जनता इनको दोबारा वोट दे। एक छोटा सा सवाल अजय आलोक जी और संजीव रागी जी से। आपने बोला बाबरी मस्जिद को लेके इतना बहस हुआ अंजना जी के शो पे, आप लोगों ने तो एक बार भी नहीं बोला ममता बनर्जी ने जगन्नाथ धाम बनाया, ममता बनर्जी दुर्गा मंदिर बना रहे न्यू टाउन में, ममता बनर्जी महाकाल मंदिर बना रहे सिलीगुड़ी में, और जो बीजेपी ममता बनर्जी तो रामनवमी की यात्रा रुकवाती हैं। ममता बनर्जी तो नवमी में दुर्गा पूजा में व्यवधान डालती हैं। ममता बनर्जी तो ये कहती है कि जब जुलूस निकले मुसलमानों का, उसको हिंदू के एरिया से नहीं गुजरने दो। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? ये सब ऑन रिकॉर्ड है, आर्काइव में है ये ममता बनर्जी के। झगड़ा मत कीजिए, हम तो प्रेम से बोल रहे हैं। ममता बनर्जी मत बुलाइए ना। अच्छा, जगन्नाथ देवता तो हम सब पूजा करते हैं। बढ़ जाएगा, कांग्रेस में नहीं अच्छा जाएगा। अजय जी, अरे बीपी कम कीजिए, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं। ममता अच्छा जगन्नाथ कर दीजिए पूरे चुनाव। अच्छा अजय आलोक जी, हम लोग तो जगन्नाथ देव की पूजा करते हैं। अच्छा हम लोग तो जगन्नाथ देव की, अच्छा सुन तो ले महाराज, एक काम कीजिए रिजू जी, आप लोग इसके बाद ना जब शो खत्म हो जाए फोन करके भी थोड़ा सा लड़ लीजिएगा आपस में। मीता जी जल्दी से रिस्पांस आपसे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्य चेहरा कौन होगा? क्योंकि अधीर बाबू मतलब एक जो विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस को दिखना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें एक ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है कि कभी आपको इंडिया गठबंधन में साथ में खड़ा होना पड़ता है लोकसभा में, फिर स्टेट आते आते आपस में ही लड़ना पड़ता है। किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे आप मीता जी? कुछ उनके फीड में प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी से एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। क्या ये भी एक वजह है जिससे ये एकदम डायरेक्ट टीएमसी वर्सेस बीजेपी, लोगों के भी मन में यही फाइट हो गया है? शशि देखिए, हिंदू मुसलमान के अलावा मैं सिर्फ हिंदू मुसलमान पर चुनाव बीजेपी नहीं लड़ती। बीजेपी अपने संगठन से, बीजेपी अपने कौशल से और रणनीति से भी लड़ती है। उस रणनीति का एक हिस्सा जरूर हिंदू होता है, लेकिन बीजेपी अपने सारे, अब आप जरा देखिए कि कहीं मिथुन चक्रवर्ती को उतार देंगे, कहीं कुछ करेंगे, तो बीजेपी चुनाव लड़ेगी और ठीक से लड़ेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसे सिर्फ हिंदू मुसलमान में बांटना, मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ भी थोड़ा इनजस्टिस होगा, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो केंद्र की सरकार में है, और इस नाते उसके तमाम दायित्व हैं और वो उसका पालन भी करती है। संजय जी। नहीं, शशि शेखर जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि तमाम मुद्दे होते हैं। हम बिजली पानी के मुद्दों की चर्चा ही नहीं की हमने सुबह से, जब से हम बैठे इस पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या मुद्दे होंगे।
गवर्नेंस के मुद्दे होंगे, लोगों की नाराजगी अलग अलग तमाम चीज़ों को लेकर के, और उसमें ये जो सामाजिक सद्भाव जो बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसको हम हिंदू मुस्लिम के टेंशन्स के रूप में देखते हैं, तो ये सारे मुद्दे होंगे। अगर कोई रूलिंग पार्टी सत्ता में 15 साल से है तो उस पार्टी का भी दायित्व है कि वोटरों के बीच में इस बात का जिक्र करे कि 15 साल की सरकार ने उनको क्या उपलब्ध कराया। एसआईआर इशू बनेगा क्या? जो वो 45 लाख अभी भी जिन पर जो वोटर्स के नाम पर अभी भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, आपको लगता है, क्योंकि ममता दी कह रही हैं कि उनको भी वोट करने का अधिकार दो, आपको लगता है वो भी एक इशू बनेगा जो आपने पहले कहा था? अगर फिर से बता दें। जैसे मैंने कहा कि वो एंग्जाइटी है लोगों के बीच में। अब ये जो जिनके नाम पे अभी भी चर्चा है, जिनके नाम पर अभी भी असमंजस बना हुआ है कि इनका नाम आएगा या नहीं आएगा, उनको दुविधा रहेगी, उस दुविधा में जीते रहेंगे। लेकिन एसआईआर चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, और इसका कारण मैंने पहले भी बताया। जिनका वोटर लिस्ट में नाम है उनके लिए मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो तो जाएंगे वोट डालने के दिन वोट डालेंगे। जिनका नाम हट गया है उनके वोट का कोई प्रभाव नहीं है। तो लेकिन इस मुद्दे के सहारे ममता बनर्जी ये चाहती है कि अपने वोटरों को गोलबंद कर सके और एक ये बता सके कि देखो आपका वोट कटने का खतरा है, और अगर बीजेपी सरकार में आ जाती है, बीजेपी उनकी विरोधी पार्टी है, तो और कई खतरे इस तरह के हो सकते हैं। तो गोलबंदी के लिए ये मुद्दे का इस्तेमाल होता है। ठीक है रिजू जी, अब दो लाइन का कमेंट मैं सबसे लेना चाहती हूँ। रिजू जी देखिए, सीधी बात ये है कि अगर शशि शेखर कह रहे हैं कि सिर्फ ये इशू नहीं होता है, लोगों को भरोसा भी होता है, प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, गृह मंत्री जाते हैं, लोगों को भरोसा भी होता है। यूं ही कोई पार्टी जिसका अस्तित्व ही नहीं था पश्चिम बंगाल में, वो 3 सीट से 77 सीट पर नहीं पहुंच जाती है, तो कहीं आप प्रतिद्वंदी को कम करके तो नहीं आंक रहे हैं? नहीं, देखिए, बस 3 से तो वो 77 पहुंचे थे, ये तो डेटा है। बट ये भी सही है कि उस 77 से अभी उनके 13 विधायक तृणमूल में आ गए, तो अभी आंकड़ा 65 है। उनको 2019 में मिले थे 18 सांसद, शुभेंदु और उनके पिताजी जाने के बाद 20 सांसद, जो अभी 12 पे आ गए। मुझे देखिए अंजना जी, हर चुनाव में 1-2 ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें हम कहते हैं एंकरिंग मुद्दा, वो पूरे चुनाव को एक दिशा में खींचता है, साथ में कुछ सब्सिडियरी मुद्दे होते हैं। मुझे लगता है एसआईआर का मुद्दा जितना ममता बनर्जी उठाएंगी उतना एक सेक्शन को गोलबंद करेगी, दूसरे पर ठीक है। अजय आलोक जी, सिर्फ 2 लाइन जल्दी से। देखिए, संजय जी ने आपके शो पे बहुत अच्छी बात कही। अपने वोटर कौन है? ये अपने वोटर हमारे लिए तो पूरे बंगाल वोटर है, लेकिन अपने वोटर को गोलबंद करेंगी। अपने वोटर कौन है? एसआईआर में कौन गोलबंद होंगे? हो गया, इनके यही वोटर है। दूसरा, सर ने बहुत अच्छी बात कही कि बीजेपी अपने नई क्षितिज ढूंढती है, तो मैं ये कह देता हूं कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, मोहब्बत के इंतहा अभी और भी हैं। तू शाहीन है काम उड़ान तेरा, अभी तेरे सामने आसमान और भी है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत आसमान है, और हर आसमान पे हम कमल खिलाएंगे। शायराना अंदाज में उन्होंने अंत किया है आज। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।